स्टार्टिंग लाइव वीडियो। लाइव हो ठीक। गया। ठीक। क्या क्या? हाँ लाइव एक दो दो हुए हैं अभी, दो। हो गया है, नीचे से मैसेज आ रहे हैं। माँ अंधेरा क्यों लग रहा है? इधर आ जाते, इधर साफ साफ पूरा दिखता। जी जी, एक मिनट। हाँ हाँ कर रहे हैं। अब ठीक दिख रहा है? ठीक। हाँ मेरे पास है। ठीक। हाँ रिक्त भाई अभी पीएचडी कर रहा हूँ लेकिन फेसबुक नहीं चला। मैं ठीक 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 है। मैं यहीं यहीं बैठा हूँ, लेकिन फ़ोन कट कर दूँ ना? ठीक। कह रहे तुम फेसबुक चला। ये अभी लाइव है क्या? यूट्यूब लाइव। क्या करूँ, बोलूँ क्या मैं? हेलो। कमेंट दिख रहा है नीचे। ठीक। पानी को सब याद था, अभी नहीं यहाँ रखी थी, है ना? नमस्कार दोस्तों, शुरू हो गया क्या? लाइव दिख रहा है, नीचे कमेंट दिख रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। आवाज कैसे आती है? हेलो। इसमें आवाज नहीं आ रही है उधर से कुछ। हेलो। लेकिन उधर से तो आवाज आएगी ना? ओ दी, ठीक है ठीक। अभी आवाज आ रही है क्या? नमस्कार ममता दी, आवाज आ रही है क्या? वो कह रही है आपको बोलने के लिए हमें आवाज आ रही है। ठीक है। नमस्ते। ये अनौपचारिक गपशप की गोष्ठी है और अर्पण जी ने कहा है, आदेश किया है, स्नेहादेश किया है कि शुरू की कविताओं से शुरू करूं। सभी संग्रहों से थोड़ी थोड़ी कविताएं सुनाकर
अपने वर्तमान तक आऊं। आप लोग मेरे साथ बैठे हैं, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। तो बातचीत से शुरू करें या कविता पाठ से? आप भी ठीक है, मैं कविता पाठ से शुरू करती हूँ। अपने आरंभिक संग्रहों से मैं कुछ सुनाती हूँ जो मैंने कभी नहीं सुना। यह शुरू का जो संग्रह था वो स्कूल में ही छपा था, जिसको लाड़ कहते हैं ना। पिताजी माँ ने लाड़ में छपवाया था। मेरे पिताजी कविताओं की अंत्याक्षरी मेरे साथ खेला करते थे और उनको हराने के चक्कर में मैं कुछ कुछ बोलने लगी। उन्हें तो बहुत सारी कविताएं याद थी, वो कवि थे और अगर वो हारने लगते थे तो कुछ बना भी देते थे। इसी धुन में मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ कुछ कहती हूँ। तो सामने उन दिनों लकड़ी का चूल्हा होता था, कोयले का, तो आंगन में रखा था। तो वहां से जो धुआं उठा तो मुझे लगा कि कुछ कहना, मुझे ध से कुछ कहना था, कविता कहनी थी। तो मुझे लगा कि पिताजी की शैली में मैं भी कुछ बोलूं। तो मैंने पहली जो कविता माँ कहती है कही थी, उस समय मैं 5वीं 6वीं में पढ़ती होंगी। मैंने कहा, धुआं उठा ऐसे जैसे उठी कुबड़ी माई। तो धुआं ऐसे उठता है और फिर झुक जाता है। तो इसी पे पापा माँ हंसने लगे। उसके बाद हमारे शहर में एक गणेश स्टोर्स हुआ करता था। वहां से एक हरी रंग की डायरी आई मेरे लिए और मुझसे कहा गया कि कुछ कुछ तुम जो बोल रही हो लिखा करो। इस तरह से मेरी कविता यात्रा शुरू हुई, खेल खेल में शुरू हुई। और भाषा जो है वो एक लीला भूमि भी है और एक युद्ध भूमि भी है। अनायास इसका पाठ मुझे माता पिता की गोद में मिला। तो उन दिनों की उस संग्रह की कुछ कविताएं सुनाती हूँ। अंग्रेजी में भी एक संग्रह आया था, तब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। 1975 की ये बात है। आपातकाल के बाद की स्थितियां, और उस समय मैंने बहुत तरह से नए तरह के यथार्थ से आंखें मिलाने हम लोग निकले थे। मेरे भाई उस आंदोलन में शामिल थे, तो उनके सहारे मुझे बाहर का जो बहिर्जगत था जो, उससे मेरा संवाद शुरू हुआ। और उन दिनों मेरी कविता में थोड़ा सा बाहरपन भी आया। पहले तो प्रकृति के रंग की कविताएं हुआ करती थी, प्रकृति से मेरे संवाद की कविताएं हुआ करती थी, या यूं ही जो हम लोग आपस में गपशप करते थे। जैसे एक उन दिनों की कविता थी, उस कविता का शीर्षक था जाड़े का दिन जैसे आपस की बात हो अधूरी। थोड़ा तेज। जाड़े का दिन जैसे आपस की बात हो अधूरी, ये भी पापा से गपशप करते हुए ये कविता लिखी गई थी। छोटी छोटी क्षण के कौंध की तरह ये कविताएं होती थी। तो मुझे ये मेरी आरंभिक चीजें थी। तो उन दिनों पहली बार धर्मयुग में एक कविता मेरी भेजी पिताजी ने। हालांकि मैं 10th में थी उस समय, और ये कविता धर्मवीर भारती जी ने बहुत प्रेम से छापी। ये कविता उसी समय लिखी गई थी, जयप्रकाश आंदोलन का संदर्भ याद कीजिए। और जब आंदोलन सफल हुआ फिर अधूरा रह गया, उस समय सारिका में एक कहानी भी मैंने भेजी थी, इमारत की पायेदारी। तो ऐसे नींव के पत्थर उसमें थे जो कि उस इमारत के पत्थर थे जो कभी बनी ही नहीं। तो उस मेटाफर पर कहानी की तो अभी छोड़ते हैं बात। जो कविता लिखी थी उसका शीर्षक है शीर्ष की टहनी। ये मेरे आरंभिक पहले संग्रह की कविता है। तुनुक हो, हल्की हवा से कांपती हो, पर सदा से शीर्ष पर हो। तुम किसी भी घोंसले का भार ढो सकती नहीं। पंछियों के गीत फिर भी सब तुम्हारे नाम है। सूर्य की किरणें तुम्हारा नमन करती हैं। गोद में बादल बरसते हैं। तितलियां भी चूमती हैं पांव। फूलती हो, पर तुम्हारी सुर भी तो है। सांस अंतिम सी बहुत ही क्षीण। जड़ कहो हमको
मगर हम जड़ नहीं हैं। काल की बरगद जटाएं हमी में आकर सदा से लय हुई हैं। गिलहरी क्षण की हमारे कोटरों में ही फुदकती है। शेषनाग सुधियों का हमसे ही लिपटा है। गेरुआ छाले लपेटे आर्ष तन में सदा से ही पला है। हाँ, उस प्रलय के गगन जैसा मन, जहां छाया का क्षितिज पा साधना की धूप यो निर्धूम सुलगी है कि जैसे आरती के दीप मंदिर के धुंधलके में। नाभि की गहराइयों तक महासागर की हमारे पांव वामन बोए हैं। दुर्लंघ हैं हम वेदना से अतल, प्रिय की साध से निष्कंप। हाँ, कुल्हाड़े तो सदा हम पर चले हैं, क्योंकि हम ही झेल सकते हैं, नहीं तुम। हाँ, तुम्हारी नींव हैं हम, इस तुनुक अस्तित्व का आधार। संशयों से कांपती हो, क्षीण हो, पर सदा से शीर्ष पर हो। तुम सदा से शीर्ष पर हो। ये धर्मवीर भारती ही कर सकते थे कि 10वीं की लड़की को भी छाप देते। उसके बाद कुछ छंद में भी मुझे उस समय पिताजी माँ ने छंद का भी कुछ अभ्यास कराया था। तो छंद में एक कविता उस समय लिखी थी, हिमदीप उसका शीर्षक है। इसका इमेज बहुत ही अलग तरह का है। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ दाता कंबल शाह का मज़ार भी पास था, तो नातिया कव्वालियाँ हमारे घरों में गूंजती थीं। हमारे दादा और नाना उनके मुरीद भी थे, लेकिन पारंपरिक भक्ति भी थी हमारे यहाँ। मेरे बाबा बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने कैथी में रामायण भी लिखी थी। तो हमारे यहाँ पिताजी के पहले भी दादाजी हमारी कविताएं लिखते थे, तो उसमें और घर में पारंपरिक भक्ति भी थी। बहुत ही सरल सच्चे लोग थे, सीधे साधे। और उसी तरह का जो बिंब है हमारा पारंपरिक जो घर है हमारा पुश्तैनी, उस वहाँ पर बैठ के एक कविता लिखी थी। ये हिमदीप इसका शीर्षक है। इस समय मैं इंटरमीडिएट में थी। चिड़िया तो चरणामृत जूठा कर गई प्रभु, पांवों में रोली की मेहंदी कत्थई प्रभु। कुंडलिनी में कैसा गूंजा यह शंखनाद, किसने मन मंदिर की घंटी आ छुई प्रभु। रोम रोम में पिघली यादों के को रस्सा, जगा गया कौन मधुर मधुर साम गान नया। ऐसे क्यों बिना हिचक बच्चों सी पांव पटक, मचल गई इच्छा की बेल छुई मुई प्रभु। आंधी है कैसी यह आंधी है बेमतलब, झटके बेखटके से आई सी छाई सी, बदली यह संस्कार की फण फैलाए सी, शिवलिंगों पर सुलगी बाती की रुई प्रभु। शिव गंगा जल दूध शहद पान फूल डालो तो, यह लो ऊंची लेकिन ठंडी कर डालो तो। चुप्पियां अगरबत्ती सी धीरे जलती हैं, बर्फीले दिए की हालत क्या हुई प्रभु। ये गगनांचल में छापी थी और उस समय हमारे गिरजा कुमार माथुर थे संपादक। ये उस समय की कविता है। उसके बाद एक कविता है जो पानी पर है। ये भी बीजाक्षर नाम के संग्रह की है और उसका शीर्षक बहुत 5 तत्वों पर हमने उस समय कविताएं लिखी थी। तो एक पानी है। ये कविता मुझे लगता है बीए के समय की होगी। एक ठंडे चश्मे के नमकीन पानी में पैर रोककर 2 काली चट्टानें अभी तलक बैठी कहीं होंगी। शायद वही सुन ले, इसीलिए कहती हूँ। वैसे बच्चा सो गया है और मुझे कुछ भी किसी से कहने की जरूरत नहीं। जरूरत की सरहद के पार के घने वन में एक कहानी कहने का
मन होता है फिर भी। क्या जाने इससे ही नींद चली आए। चरर मरर चौकी चुप होले, चूहे चूहे चुनमुन, तिलचट्टे मेढक के बच्चे, छिपकलियां चींटियां के घून चावल के बैठे हैं तैनात हर ओर। दुनिया फतह करते सिकंदर हूं जैसे, या कि शिकारी दुष्यंत। हैं ही, ये सब हैं। कहाँ है अकेलापन? कहाँ भला? इतनी आबादी है, पूरा सिलसिला जागरण का या लबालब जीवन का। कुल्हिया अपनी आज खाली है तो भी क्या, कम से कम कल तो कुछ पानी मिलेगा। ठोक पीट नलके की जारी है, पानी की पूरी तैयारी है। सिर्फ नहीं तय तो बस इतना ही, रखना है पानी या चखना है पानी उतरने का स्वाद। सन्नाटे के इतने बड़े बड़े मटकों में पानी नहीं है तो ये क्या है? क्या है जो अभी अभी आंखों से चुआ है? चुआ नहीं, लेकिन चूने को था। हुआ नहीं, पर कुछ होने को था। कहता है काकातुआ, जो पैर में बांधे धागा कमरे में ऊंचा उड़ता है। किस्सा है इतना कि पानी था चेहरों पर, आंखों में, डोलों में, बोलों में, उम्मीदों पर, लेकिन फिरा नहीं था। पानी जो मिलजुल कर रहता था अदहन में चावल से, तरबूज खीरों में बीजों से, लोई में आटे से, कूची में रंगों से, खिचड़ी में इकड़ी, गारे में मिट्टी, बातों में बतरस और धुएं में आग से झुककर गले गले मिलता था। कभी कभी हिलता था किसी झील मन में, जरूरत की सरहद के पार के घने वन में। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत साल होना ही बंद हो गया कुछ भी। दुनिया में घटनाएं बंद, घड़ी बंद, घड़ी साज बंद, धड़कन की कुंडी पर ताला पड़ा। ये भी मीसा के समय की कविता होगी। दुकान बंद, सभी अभियान बंद, संस्थान बंद, सर्दी में ठिठुरे पड़े दो भूखे बच्चों की मानिंद, आपस में चिपक चले होठ, शब्दों पर पाला पड़ा। भूख बंद, प्यास बंद, आवाज बंद और पानी भी। थोड़ी धरती, पानी कहीं नहीं, आकाश खुरचा पर ऊहों। खुली रही अगर कोई चीज कहीं तो पानी, जो पानीदार तो वही आंखें। नमकीन पानी में पांव रोप कर बैठी चट्टाने, शायद वही सुन ले, इसीलिए कहती हूँ। उसके बाद हो गई मेरी शादी और शुरू में पीएचडी भी लिखनी थी। पहला बच्चा मेरा जब हुआ तो मुझे पीएचडी लिखनी थी और उस समय थोड़े दिनों के लिए माँ बच्चे को लेके, मेरी माँ अपने घर चली गई। कहा कि मैं खेलूंगी। मेरे पिता का देहांत थोड़े ही दिन पहले हुआ था। बहुत उदास थी, हम सब बहुत उदास थे और मेरे पास किताबें चारों तरफ थीं और मेरा बच्चा नहीं था, तो नानी के पास था मतलब। तो उस समय की एक कविता है, वो भी छंद में है। घर से बच्चा चला गया है, छूट गई है एक जुराब, जागी आंखों में छूटा हो जैसे एक खिलौना ख्वाब। ये क्या पूरा वो ही घर है,
सीढ़ी पर बैठे हैं प्रेत, अंधियारे की धुत शक्ल पर बल्बों से गिरती है रेत। पन्नों की फटती छाती पर छूट गए हैं उसके अक्षर, नन्हे पांवों की अंजुरी भी छूटी चादर की झुर्री पर। सांस रोक कर लेट गई है इस कमरे की बंद हवा जो, खामोशी की डूबी धड़कन नींद छोड़कर उड़ी बया जो। चांद टंगा मन के बबूल पर, कटी हुई गुड्डी सा आकर, झंझट से या पिया गया दूधू बिखरा है आसमान पर। अध खाई सी चॉकलेट की चुम्मी लेने आई चींटियां, आज मुझे ये इतनी प्यारी जितनी ब्याही गई बेटियां। पूजा के दिए की लौएं टिम 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 रिमझिम घबराती सी, उसकी आंखें ही लगती हैं थकी थकी झिपती जाती सी। मंत्र बोलने लगती हूं तो मुंह से निकले उसकी बोली, वही ठुमकती गदबद बातें, वही मचलती मस्त ठिठोली। जा रे भगवन, यहाँ खड़ा क्या करता है मेरी निगरानी, जा तू उसके पीछे दौड़ा जैसे दौड़ी धूप सयानी। तो ये मेरे शुरू के मेरी छात्रावस्था का ये अंतिम पड़ाव था। और उसके बाद कर ली मैंने पीएचडी। उसके बाद मैंने जीवन से सीधा ही आंख मिलाना सीखा। छात्रावस्था के बाद तो जीवन उसके बाद शुरू हुआ। पीएचडी के समय ही मैंने सिल्विया प्लाथ पे पीएचडी की थी, पोस्ट वॉर विमेन पोइट्स के ट्रीटमेंट ऑफ लव इन डेथ एंड डेथ इन पोस्ट वॉर विमेन पोइट्स। उसमें सिल्विया प्लाथ, उसके बाद उसके पहले ममता जी सुन रही हैं तो उन्हें पता होगा कि जो पुराने वाले जो नियो मेटाफिजिकल्स कहे जाने लगे हैं लोग, वो एमिली डिकिंसन के साथ ही शुरू होते हैं, वो होता है वो सिलसिला। तो उस समय स्त्री साहित्य मैंने बहुत मनोयोग से पढ़ा और उसके बाद एक खास तरह की स्त्री दृष्टि मेरी विकसित हुई। जो मोहल्ले का जीवन हमने देखा था मुजफ्फरपुर में, जहाँ पूरा घर ही एक पूरा शहर ही एक संयुक्त परिवार की तरह होता था। मेरे माता पिता भले लोग थे, बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उतना शानदार दाम्पत्य फिर हमने कम लोगों का देखा है। और उसके बाद इतना जनतांत्रिक हंसमुख दाम्पत्य। और दिनकर जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी और केदारनाथ सिंह जी, ये लोग हमेशा हमारे घर आया करते थे। ये भी हमारे बृहत्तर परिवार के सदस्य ही थे और मेरे माता पिता के गुरु थे। तो इन लोगों के संग में बहुत तरह के किस्से, कहानियाँ, कविताएं सुनती हुई मेरे मन में एक बात जगी थी कि जीवन जो है वो अभी तो मुझे जितना दिख रहा है शायद उसके पार भी बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी ये योगक्षेम वहाँ में हम की के भाव से मुझे छात्रावस्था तक रखा गया। ऐसे मध्य वर्ग में स्त्रियों को ऐसे ही रखते ही हैं, लड़कियों को दोनों तरफ से हाथ लगा देते हैं माँ बाप और बीच में दिए की तरह सुरक्षित जलती है लौ। उसके बाद जब मैं दिल्ली पढ़ने आई और पढ़ाने आई तब मेरी आंखें सचमुच खुली और मैंने देखा कि जो स्त्रियां, जो मोहल्ले की स्त्रियां और तरह तरह की स्त्रियां, दाता कंबल शाह के मज़ार पर तो वेश्याओं के घर की भी बच्चियां आती थीं और हर तरह के लोग आते थे। वो एक अजब तरह का संयुक्त परिवार वाला भाव था। तो अपने घर में जो औरतें देखी थीं, हमारी सारी मौसियाँ जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हुई थीं, और उसके बाद घर की स्त्रियों को हमें पहले नहीं मालूम था कि शोषण के कितने रंग होते हैं। हमें लगता था कि ठीक ही है स्त्री जीवन। हमारे यहाँ जो बंगाल का प्रभाव था और पिताजी पर तो रामकृष्ण परमहंस का भी बहुत प्रभाव था माँ पर। तो मैं 3 बरस से जो बकबक करती रहती थी और बहुत मुझे गप्पे मारने की और बदकताई की आदत थी, तो पापा मुझे 3 बरस की उम्र से कहते थे कि तू तो दादी माँ है। अब मेरे मन में उस समय से बस गई थी बात कि पूरे अखिल ब्रह्मांड की मैं माँ हूँ
और मुझे ये बात मेरे भीतर पता नहीं कैसे ये पिताजी जी का डाला हुआ होगा कि मैंने जब आके दिल्ली के हॉस्टल में लड़कियों का जीवन देखा तब मुझे लगा कि माँ ये तो दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल था हमारा जहाँ हम PhD के समय में रह रहे थे, तो उस समय जो स्त्री जीवन मुझे दिखाई पड़ा और कस्बे का जो स्त्री जीवन दिखाई पड़ा था, दोनों के तालमेल से मेरी स्त्री दृष्टि बनी। तो लोक का जो जीवन था और अभी का जो मैंने बाद में दिल्ली में आकर पढ़ने लिखने के माध्यम से और इंटरनेशनल विमेंस हॉस्टल में रहने के माध्यम से जो देखा, उसके बाद मेरी कविताओं का रंग बदल गया। एक नया पड़ाव था वो मेरे जीवन का। तो योगक्षेम वहाम्यहम वाला भाव, सुरक्षित वाला जीवन खत्म। और पापा जब आए थे मुझे पहुंचाने इस हॉस्टल पर, तो मुझे याद है हॉस्टल पर के सामने एक पीपल का पेड़ होता था। तो पापा तो खुद ही बहुत उदास थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो बेटा, घर की बहुत याद अगर आए तो देखना यहाँ तोतों का एक परिवार रहता है। सर उठा के उन्होंने मुझे दिखाया, कहा कि घर बहुत याद आती है अगर तो देखना वहाँ तोतों का परिवार रहता है, और उन्हें वहाँ पर एक जो सबसे कम खाने वाला, सबसे मीठा बोलने वाला तोता होगा, समझना वो है माँ, और सबसे ज़्यादा टाएं टाएं करने वाला जो तोता होगा वो समझना पापा। और उसके बाद वो मुड़े और कहा कि मैं सुबह रोज फोन करूंगा, तुम हॉस्टल के बूथ पे रहना, वगैरह वगैरह। उसके बाद पापा जब जाने को मुड़े, वो मेरी अंतिम मुलाकात तो में एक थी, ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़े मेरे मन में उनकी बचपन से एक ही बात वो कहते थे कि बेटा सुबह उठो तो सबसे पहले यही सोचो कि ये जीवन का अंतिम दिन हो सकता है, और मेहनत करने से कभी न डरो, पूरे मनोयोग से जो काम सामने आता है कर लो, क्योंकि ये जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। दूसरी बात कहते थे कि किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि जैसे अंतिम बार हो सकती है मुलाकात अंतिम हो। तो ऐसे जितने दिल में प्यार जितना भरा है सब उड़ेल दो, क्योंकि पता नहीं फिर मिलना हो ना हो। तो मेरी एक कमजोरी भी हो गई, मेरी ये ताकत भी हो गई कि मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकती, और क्योंकि मुझे हमेशा ये दहशत सी हो जाती है कि पता नहीं फिर मिलना हो कि ना हो, और मैं किसी से प्रतिशोध नहीं ले सकती। लेकिन उस समय ये बात पापा जब मुड़े जाने के लिए, वहाँ पर तब काली पीली टैक्सियाँ हुआ करती थी हॉस्टल के गेट से, तो उन्होंने मुझे अचानक, मेरा मन हुआ कि मैं पापा, ये बात मुझे याद पड़ गई कि हो सकता है ये अंतिम मुलाकात हो। क्यों पापा कहते थे कि कोई भी अंतिम, इतना जोर से मेरा डर लगा, मेरा कलीजा मुंह को आना क्या होता है ये मेरे एकदम से, मैं दौड़ी जब तक कि गेट पर जाके भी एक बार और गले मिलूंगी, तब तक पापा की टैक्सी चल पड़ी थी, चली गई थी। और इस इतने निष्ठुर संसार में इतनी अकेले, मतलब उसके बाद तो खैर मेरी शादी वादी हुई, वो बात अलग है, लेकिन फिर उसके बाद बच्चे भी हुए, और ये मेरे बच्चे बड़े मतलब गप्पी हैं, और हस्बैंड भी सीधे साधे व्यक्ति हैं। गपशप के इसका सिलसिला मेरे जीवन में बना रहा, लेकिन वो जो हाहाकार छूटा, उस दृष्टि से मैंने स्त्रियों का जीवन बहुत करीब से दूसरी तरह से देखना शुरू किया। कुछ पढ़ने से, PhD के बाद की पढ़ाई से भी कुछ फर्क पड़ा था। उसके बाद दूसरे तबके की जो स्त्रियां होती हैं, जो वंचित तबके की स्त्रियां होती हैं, उनसे मेरा बहुत ज़्यादा गहरा बहनापे का नाता जुड़ा। मुझे लगता था कि सुरक्षित मध्य वर्ग ही अचानक एक उसका काम जो है मध्य वर्ग का, वो एक पुल बनाने का काम है, ऐसा मुझे लगने लगा, क्योंकि वो महीने की पहली तारीख को धनी होता है और महीने की अंतिम तारीख को वो गरीबी का स्वाद भी चखता है। तो उसका ये काम होना चाहिए कि वो वंचितों के बीच और जिनके पास अवसर और संसाधन छीन के जो धनाढ्य हो गए हैं, उनके बीच एक पुल, एक संवाद जरूर कायम करना चाहिए, कि ताकि लोगों को पता चले कि संसाधनों और अवसरों का बराबर बंटवारा कितना जरूरी है, और किसी को बॉस ओवर करना कितना अजब आदमी को उसके मूल स्वरूप से कितना नीचे कर गिरा देता है। ये बात मुझे उन दिनों अच्छी तरह से पता चली,
और उस समय हॉस्टल में, और उसके बाद हमारे बत्रा हॉस्पिटल में हमारे पति उस समय ये थे, सीनियर रेजिडेंट थे। तो उन दिनों एक आयरन करने वाली लड़की आती थी, हॉस्टल में भी आती थी, लेकिन उस समय की ये कविता नहीं है। जब हम बत्रा हॉस्पिटल में आ गए, उस समय की ये कविता है, मोहल्ले की आयरन बालाओं के नाम। और दुख के टाके तो महीन होते हैं, लेकिन खुददारी भी क्या चीज होती है, ये उस लड़की को देख के मुझे पता चला। और ये कविता उसी को समर्पित है, मोहल्ले की आयरन बालाओं के नाम। एक नन्ही सी धोबिन चिड़ैया, गुरु धोबी सिख कापड़ा, साबुन सिरजनहार। दुनिया के तुड़े मुड़े सपनों पर देखो, कैसे वह चला रही है लाल गरम स्त्री। जब इस शहर में नई आई थी, लगता था ढूंढ रही है भाषा ऐसी, जिससे मिट जाएगी सब सलवटें दुनिया की। ठेले पर लिए आयरन घूमा करती थी चुपचाप सारे मोहल्ले में। आती वो 4 बजे, जब सूरज हाथ बांधकर टेक लेता सर अपनी जंगाई हुई सी उस रिवॉल्विंग कुर्सी पर, और धूप लगने लगती एक इतना सा फुदना लड़की की लंबी परांदी का। कई बरस हमारी भाषा के मलबे में ढूंढा, उसके मतलब का कोई शब्द नहीं मिला। में औरत है, मैंने रखा था। मैं ढूंढती हूँ, तब तक आपसे गपशप करती हूँ। ये कविता मेरे पास अभी अधूरी ही है, फोटोस्टैट कराई थी, लेकिन अधूरी ही फोटोस्टैट हो पाई। तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। स्त्रियाँ एक कविता है जो उन्हीं दिनों लिखी गई थी। स्त्रियाँ। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कोफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, ठसा ठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्र महिलाएं, दुष्चरित्र महिलाएं, किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फैली फूली अगर धत्त जंगली लताएं। खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये इन्होंने थोड़े ही लिखी हैं। कनखियां, इशारे, फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो।
दूसरी कविता, एक हमारे स्कूल के घर के पीछे ही एक स्कूल चला करता था। ये मुझे लगता है दलित बस्ती है एक, वहाँ मदनगीर की बत्रा हॉस्पिटल के पीछे। वहाँ लड़कियों को जो पाठ पढ़ाया जाता था, और मेरे बचपन में भी सुने हुए पाठशाला के पाठ मुझे याद आए, उस समय की ये कविता है। बेजगह। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थीं हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह जगह क्या होती है यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। याद था हमें एक एक अक्षर आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका। राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा। भैया अब सोएगा, जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है और मेरा। ओए पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह। कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है। कंघी में फटे ना कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसे हुए केशों सी एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे, दर छूटे, छूट गए लोग बाग। कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे, वे भी छूटे। छूटती गई जगहें परंपरा से छूट कर अब यह लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हूं, चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग। सारे संबंधों के पार मुश्किल से उड़कर मैं पहुंची हूं, ऐसी ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। उसके बाद मैंने तरह तरह के बुढ़ापे देखे। एक वृद्धाश्रम में जाती थी, अपनी सास, अपने यहाँ भी बहुत तरह का, अपनी माँ को, अपने यहाँ और मौसियों को, अपनी सासू माँ को, सबको धीरे धीरे वृद्ध होता हुआ देख रही थी उन दिनों। और अब मुझे वो कविता, जब मैं स्वयं ही सोच रही हूँ कि वही चौखट मेरी भी आई है, आने वाली है, तो मुझे वो कविता बार बार याद आती है। इसका शीर्षक है वृद्धाएं धरती का नमक है। कपड़ा है देह जीर्णानि वस्त्राणि वाला, यह श्लोक गीता का सुना था कभी बहुत बचपन में, पापा के पेट पर पट्ट लेटे लेटे। संदर्भ यह है कि दादाजी गुजर गए थे। रो रहे थे पापा धीरे धीरे, और हल्की हिचकियों से हिल जाता था जो कभी पेट उनका। मुझको हिचकोले का आनंद आता था। हालांकि डरी हुई थी मैं यूं सबके एकाएक रो पड़ने से। बहुत चकित थी कि जो कभी नहीं रोते थे, केवल रुलाते थे, वे सब भी आज रो रहे हैं फुक्का फाड़े। डरी हुई सहमी हुई थी, तभी तो यूं चिपकी थी पापा से, पसीने से तर उनके बनियान की तरह जो शायद फटी भी हुई थी। समझा रहा था कोई उनको, क्यों रो रहे हो, यह देह कपड़ा है, फटा हुआ कपड़ा बदल देती है आत्मा, तो इसमें रोना धोना क्या। मैं क्या समझी क्या नहीं समझी अब कुछ भी याद नहीं। जीर्णानि वस्त्राणि के नाम पर अब बस इतना जानती हूँ, कपड़े जब तार तार होने लगते हैं बढ़ जाती है उनकी उपयोगिता। फटे हुए बनियान बन जाते हैं झाड़न,
और पुराने तौलिए पोछे का कपड़ा। फटी हुई साड़ियां दुपट्टे बन जाती हैं बच्चों की फलियां। धोती के कोरों का अच्छा बनता है इजार बंद। कहीं न कहीं सबसे मिल जाता है उनका तार छंद, जो फटकर तार तार हो जाते हैं। सार्वजनिक बन जाती है जिनकी निजता। वृद्धाएं धरती का नमक है, किसी ने कहा था। जो घर में हो कोई वृद्धा, खाना ज्यादा अच्छा पकता है। पर्दे, पेटीकोट और पायजामे भी दर्जी और रफूगरों के मोहताज नहीं रहते। सजा धजा रहता है घर का हर कमरा। बच्चे ज्यादा अच्छा पलते हैं। उनकी नन्ही मुन्नी उल्टियां संभालती जगती हैं वे रात भर। उनके ही संग साथ से भाषा में बच्चों की आ जाती है एक अजब कौंध। मुहावरों, मिथकों, लोकोक्तियों, लोकगीतों, लोक भाषाओं और कथा समयकों की। उनके ही दम से अतल कूप खुद जाते हैं बच्चों के मन में आदिम स्मृतियों के। घुल जाती है बच्चों के मन में, बच्चों के सपनों में हिमालय विमालय की अतल कंदराओं की दिव्य वर्णी, दिव्य गंधी जड़ी बूटियां और फूल वूल रहती हैं। वृद्धाएं घर में रहती हैं, लेकिन ऐसे जैसे अपने होने की खातिर हो क्षमा प्रार्थी। लोगों के आते ही बिस्तर से उठ जाती, लोगों के आते ही बैठक से उठ जाती। छुप छुप कर रहती हैं छाया सी माया सी। पति पत्नी जब भी लड़ते हैं उनको लेकर कि तुम्हारी माँ ने दिया क्या किया क्या, कुछ देर वे करती हैं अनसुना, कोशिश करती हैं कुछ पढ़ने की। बाद में टहलने लगती हैं और सोचती हैं बेचैनी से गांव गए बहुत दिन हुए। उनके बस यह सोचने भर से जादू से घर में सब हो जाता है ठीक ठाक। सब कहते हैं अरे अभी कहाँ जाओगी, अरे हमें तो अभी जाना है। सब कहते हैं अरे अभी कहाँ जाओगी, अभी तो हमें जाना है बाहर। बच्चों को रखेगा कौन। कपड़ों की छाती जब फटती है बढ़ जाती है उनकी उपयोगिता। एक कविता अलग तरह की है, हरियाली। जंगल से गुजरते हुए ये कविता लिखी थी और जीवन के एक ऐसे मोड़ पर लिखी थी जो बहुत सारे मोह भंग मुझे हुए थे, सार्वजनिक जीवन में भी और वैयक्तिक जीवन में भी। हरियाली है एक पत्ती का खो जाना। मेरे चारों ओर लकड़ियां हैं, मेरा मन नहीं लगता। एक कुल्हाड़ी भी है, मेरा मन फिर भी नहीं लगता। कुल्हाड़ी गाती है, इतनी ठक 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 में छंद है जरूर। कुछ तो हो ही रहा है। आखिर इन्हीं कुंदों के दरवाजे बनेंगे और खिड़कियां। कुछ लोग जाएंगे, कुछ आएंगे। कितनी बुरी बात है, मेरा मन फिर भी नहीं लगता। एक पत्ती मेरी थी, वही दरअसल खो गई है। अपने को डांटती हूं मैं रोज। क्या हुआ, पत्ती ही तो थी, इतनी सी पत्ती। हरी थी तो क्या, आखिर एक पत्ती की क्या बिसात। हरियाली एक पत्ती का नाम थोड़े है। हरियाली है एक पत्ती का खो जाना छपनार पत्तों के जंगल में। और ये जो कहीं मन ही नहीं लगने का सारा चक्कर है, दरअसल है एक जिद्दी धमक किसी ठूंठ पर पत्ती के फिर फूट पड़ने की। वही धमक सुनती हूँ गई रात, ओस टपकती है जब दुनिया की हर ठूंठ पर।
इस समय मेरा मन बुद्ध की ओर बहुत मुड़ा। लगातार ही, मैं तो वैशाली की हूँ, आम्रपाली के गांव की, लेकिन उस समय बुद्ध को और जैन धर्म दोनों को, जो दोनों वैशाली के थे, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। निर्जरा का सिद्धांत भी और थेरी गाथाएं भी पढ़ी। उनका अपने ढंग से मैंने कल्पना की कि ये वर्किंग विमेन हॉस्टल में रह रही हैं, ये थेरियाँ, आज की जो लड़कियाँ, और थेरियों जैसा मन लेके ही रह रही हैं, सारे रिश्ते निभा रही हैं, लेकिन उनका मन अभी भी विरक्त है, क्योंकि उनको अभी बहुत सारे लोगों को साथी पुरुष नहीं बना। वो अतिरेक, क्रोध का अतिरेक, कामना का अतिरेक, लोभ का अतिरेक मनुष्य को प्यार करने लायक नहीं रहने देता। फिर भी संबंध है तो निभाए जाते हैं। और ऐसे में विरक्त स्त्रियों को जो मैं सब संबंध निभाते हुए देखती थी, तो मुझे थेरियाँ बहुत याद आती थी। और उस श्रृंखला की एक कविता सुनाती हूँ, आम्रपाली। था आम्रपाली का घर मेरी ननिहाल के उत्तर, आज भी हर पूनों की रात खाली कटोरा लिए हाथ गुजरती है वैशाली के खंडहरों से बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली। अगल बगल नहीं देखती, चलती है सीधी, मानो खुद से बातें करती। शरद काल में जैसे कमंडल वमंडल बनाने की खातिर पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी, पक रही है मेरी हर मांसपेशी। खदर बदर है मेरे भीतर का हाहाता हुआ सत, सूखती टटाती हुई हड्डियां मेरी मरे कबूतर जैसी इधर उधर फेंकी हुई मुझ में। सोचती हूँ क्या मैं वो ही थी, नगर वधू, बच्ची संघ के बाहर के लोग भी जिसकी एक झलक को तरसते थे। ये मेरे सन से सफेद बाल थे कभी भौरे के रंग के, कहते हैं लोग। नीलमणि थी मेरी आंखें, बेले के फूलों सी झक सफेद दंत पंक्ति। खंडहर का अर्धध्वस्त दरवाजा है अब जो। जीवन मेरा बदला बुद्ध मिले, बुद्ध को घर न्योत कर। अपने रथ से जब लौट रही थी, कुछ तरुण लिच्छवी कुमारों के रथ से टकरा गया मेरे रथ का। धुर से धुर, चक्के से चक्का, जुए से जुआ। लिच्छवी कुमारों को ये अच्छा कैसे लगता, बोले वे चीख कर, जे आम्रपाली, क्यों तरुण लिच्छवी कुमारों के धुर से धुर अपना टकराती है। आर्य पुत्रो, क्योंकि बुद्ध ने भात के लिए मेरा निमंत्रण किया है स्वीकार। जे आम्रपाली, 100,000 ले और इस भाव का निमंत्रण हमें दे। आर्य पुत्रो, यदि तुम पूरा वैशाली गणराज्य भी दोगे, मैं यह महान भात तुम्हें नहीं देने वाली। मेरा यह उत्तर सुन लिच्छवी कुमार चटकाने लगे उंगलियां। हाय, हम आम्रपाली से परास्त हुए, तो अब चलो बुद्ध को जीते। कोटिग्राम पहुंचे कि बुद्ध की प्रदक्षिणा, उन्हें घर न्योता, पर बुद्ध ने मान मेरा ही रखा और कहा, रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ठह जाएगा। तो बहा काल नद में मेरा वैभव, राह की इच्छामती, राह की गंगा, राह की कृष्णा कवि कावेरी, गरम राह की ढेरी यह काया, बहती रही सदियों इस तट से उस तट तक, टिमकता रहा एक अंगारा, तिरता रहा राह की इस नदी पर, बना ठना ठना बना तैरा लगातार, तैरी सोने की तरी। झुर्रियों की पोटली में बीज थोड़े से सुरक्षित हैं, वो ही मैं डालती जाती हूँ अब इधर उधर। गिर जाते हैं थोड़े से बीज पत्थर पर, चिड़िया का चुग्गा बन जाते हैं वे।
बाकी खिल जाते हैं इधर उधर चुटकी भर हरियाली बनकर। सुनती हूँ मैं गौर से आम्रपाली की बातें, सोचती हूँ कि कमंडल या लौकी या बीजकोश जो भी बने जीवन, जीवन तो जीवन है, हरियाली ही बीज का सपना, रस ही रसायन है। कमंडल वमंडल बनाने की खातिर शरद काल में जैसे पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी, पक रही है मेरी हर मांसपेशी, तो पकने दो, उससे क्या, कितनी तो सुंदर है हर रूप में दुनिया। मैं अब जीवन के जिस मोड़ पर हूँ, छात्र और बच्चे, तरह तरह के मेरे अपने बच्चे और मेरे छात्र, इनसे लगातार गपशप करते हुए मेरे दिन जाते हैं। उनमें से कुछ जो मेरे छात्र हैं वो मेरे बच्चों जैसे ही हैं, बेटों की तरह ही हैं। उन पर ये कविता नौकरी, जो हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब एडहॉक नौकरियां और एडहॉक रिश्ते ये हमें बहुत अकेला कर देते हैं कभी कभी। तो ये जो कविता है इसका शीर्षक है बेरोजगार। किसी कॉल सेंटर का घचर पचर सा रत जगा जीवन, किसी कॉल सेंटर के घचर पचर सा रत जगा जीवन, क्या जाने कब बंद हो जाए। इन दिनों पढ़ता हूँ बस पुरातन लिपियां, सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातन लिपि पढ़ लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। हर भाषा है दर्द की भाषा, जब से समझने लगा हूँ, चाहे जिस भाषा में लिखी हो मैं बांट सकता हूँ चिट्ठी। अपने अनंत खालीपन में यही एक काम किया मैंने, तरह तरह के दर्द की डगमग स्वर लिपियां सीखी। मुझ में भी एक आग है, लिखती है जो कुछ कुछ हवा के फटे टुकड़े पर, और फिर उसको मरोड़ कर डालती है टूटी खटिया के नीचे। ये टुकड़े खोल कर कभी कभी माँ पढ़ती है, और फिर उसके चश्मे पर जम जाती है धुंध। यही एक बिंदु है जहां आग मेरी हो जाती है पानी पानी। ये मेरे बंधे हुए हाथ है अधीर, ये कुछ करना चाहते हैं, इनमें है अभी बहुत जांगर। ये पहाड़ खोद कर बहा सकते हैं दूध की धारा। इनको नहीं होती चिंता कि होगा क्या जो पहाड़ खोदे से निकलेगी चुईया। खुरदुरे और बहुत ठंडे हैं ये मेरे थके हुए बंधे हुए हाथ। सुनी नहीं इन्होंने झड़बेड़ियां अब तक, बुहारी नहीं कभी झुककर अपनी धरती की मिठास आखिरी कण तक। कभी कोई पैबंद वाला दुपट्टा फैला ही नहीं सामने इनके, झड़बेड़ियां मांगता हंसकर। चांद अब उतना पीला भी तो नहीं रहा, उसके पीलेपन पर परत पड़ गई है धूसर धूसर। उतनी चीकट नहीं होती, चीमड़ से चीमड़ बनिए की बही। अनब्याही दीदी के रूप की तरह धीरे धीरे ढल रही धूप, वो भी उतनी ही धूसर, उतनी थकी हुई। ऐ तितली बोलो ना, कितना है दूर रास्ता आखिरी आह से एक अनंत चाह का। चाहिए किस चिड़िया का नाम है, यह कभी क्या तुम्हारे आंगन उतरी है, बैठी है हाथों पर। फिर कैसे कहते हैं लोग, हाथ की एक चिड़िया झुरमुट की दो चिड़ियों के बराबर। मलता हुआ हाथ सोचता हूँ अक्सर, क्या मेरे ये हाथ हैं
दो चकमक पत्थर। ये कविता मिल गई मुझे उसके पहले, लेकिन मैं सुनाती हूँ एक कविता, ट्रंक कॉल। ये उन दिनों की ही है जिन दिनों हम हॉस्टल से ईस्टर्न कोर्ट जाया करते थे घर पे फ़ोन करने के लिए। ट्रंक कॉल। रविवार को शाम 7 बजे पीजी विमेंस हॉस्टल से 108 पकड़ के ईस्टर्न कोर्ट चली जाती थी हम गुच्छा भर बिहारी लड़कियां। चिंतित महाचिंतित माता पिता को ट्रंक कॉल पर अपनी खैरियत बताने कि बिल्कुल ठीक है, काम किए जा रही हैं, इधर उधर नहीं देखती, बिना पढ़े फेंक देती हैं प्रेम पत्र, नहीं देखती नाटक वाटक भी, मंडी हाउस मंडी है कौन से गल्ले की हम नहीं जानती, पढ़ लिख कर जा आएंगी वापस तो शादी कर लेंगी गर्दन झुकाकर उनके ही ढूंढे हुए दुनिया के सबसे भले आदमी से, जो हम में देखेगा कायनात की स्त्रियों का सार। इस घाट उस घाट कभी नहीं डोलेगी जिसकी हृदय नौका, रह रहकर हाथ भी नहीं जोड़ना होगा जिससे हमरा मारा उरा मत कोई, हम तो घुट्टा चीरब लोई। यह किस्सा है सन 82 का। अब सन 47 का सुनिए एक वाकया। ट्रंक कॉल भी थे तब न्यो तरही कपड़ों के ट्रंक की तरह पहुंच के बाहर, और पोस्ट कार्ड के भरोसे ही रहते थे परदेसी बेटियों के माई बाप। एक लड़की थी माँ की सहेली, शादी के पहले मनोयोग से उसने हिंदी की वर्णमाला सीखी थी। अब इसमें उसकी क्या गलती? ह्रस्वीकार दीर्घीकार आदि घन चक्कर पल्ले नहीं पड़ते थे उसके। हम ठीक बानी लिखना हो तो हम ठक बन लिखती वो, लेकिन उस हम ठक बन वाले एक पोस्ट कार्ड का रास्ता देखते 10-10 दफा पोस्ट ऑफिस हो आते थे उसके वे माता पिता के। जल्लाद निकल गया था उसका दूल्हा, दुनिया भर की खुंदक उस पर निकालता। मरने के पहले 100 पोस्ट कार्ड, अगले 101 महीनों तक गिराए चले जाने के वास्ते हम ठकबन लिख लिख कर थमा गई जिस ठाक बाबू को वह भी नहीं जानता था कि माजरा क्या था। काम काज में रहती होगी उसने सोचा। हर महीने डाकघर आने की फुर्सत औरत को नहीं मिले, संभव था। उसके जाने के 10 साल बाद तलक आती रही उसकी चिट्ठी, हम ठकबन दोहराती। डाकिया बहुत प्यारा सा आदमी था, एकदम भरोसे के काबिल, औरतों का अपना आदमी। ज्योतिबा फुले, राणा डे, विद्यासागर का एक परिवर्धित पॉकेट संस्करण। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा। यदि सत्य नारायण है सचमुच। अब ये कविता मैं नए पुरुषों को सुनाती हूँ, और ये लिखी थी तब एक अपने मेरा एक छात्र पहली बार पिता बना था, तो उसी को निवेदित है। प्रसूति गृह में पिता, एक पुराने छात्र के लिए जो अब नया पिता है। डॉक्टर ने कहा वक्त बदल गया, आप लेबर रूम में जाएं। पितृत्व भी बड़ा अनुभव है जीवन का, साक्षी बने जन्म का। थोड़ा लजाता हुआ मैं भीतर गया तो वह पहचान में नहीं आई। पीड़ा के उत्कर्ष पर भी उसने कहा मुस्कुराकर, देखो तो क्या मेरा हाल हुआ। 2-2 दिल धड़क रहे हैं मुझ में, 4-4 आंखों से कर रही हूँ आंखें 4 मैं महाकाल से। कहती हुई वह फैल गई पूरी पृथ्वी पर, उसके आवेग से थरथरा उठे सब पर्वत। ठेल दिया उसने पहाड़ों को पैरों से एक तरफ। उठ रही थी उससे ऐसी उसासें, कांप कांप उठते थे उसकी उसासों से जंगल। इंद्रधनुष के 7 रंगों से था वह पिछौना, सोना मौना। जन्म ले रहा था एक नया पुरुष उसके पातालों से, जिसका खाका खींचती थी वह रोज सुबह मुझे चाय देती हुई। कहती थी आकाश में उगता सूर्य देखकर, बेटी हो तब तो चिंता ही नहीं।
बेटा अगर हो तो हो सुबह का सूरज, उसमें प्रचंडता नहीं हो, लोभ क्रोध और कामनाओं के अतिरेक से पीड़ित, ओजोन छिद्र भेदता अतिशय पुरुष नई धरती के किस काम का। खुद अपना पुरुष गढ़ेगी नई धरती, अब स्वस्थ होंगी धमनियां उसकी और दृष्टि सम्यक उसके उन उन्नत पहाड़ों से फूटेगी जब दुधैली रोशनी वह पिएगा। अंधियारा इस जग का अंजन भन उसकी आंखों में सजेगा। झूलेगी अब पूरी कायनात झूले सी, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा नया पुरुष, संबुद्ध प्रज्ञा से शासित अनुकूलित प्रज्ञा का प्यारा भरतार। प्रज्ञा को धो सोती हुई छोड़कर जंगल, लेकिन वह इस बार नहीं जाएगा। मेरी माँ भी कुछ कुछ ऐसा ही देखा करती थी क्या सपना, जब मुझको टखनों पर बैठा कर झूला झुलाती हुई गाती थी, नया बीती उठे पुराना बीती गिरे। बीती यानी भित्ति, नई दीवार उठे पुरानी गिरे, लेकिन उठे ही क्यों कोई दीवार, उठे आदमी उठे, उठ रहा है धीरे धीरे माँ के ही टखनों पर एक नया आदमी। कितनी सदियां बीत जाती हैं एक अदद आस भूल जाने में, कितनी लंबी होती है बाबा नन्ही से नन्ही इच्छा की उड़ान। मुझे लगता है 1 घंटा तो हो गया, अब हम सब क्या करें। एक कविता जो छूट गई थी वो मैं पूरा नहीं पढ़ पाई थी, वो ले आए हैं। मोहल्ले की आयरन बालाओं के नाम वो पूरा कर देती हूँ। एक नन्ही सी धोबी चिड़ैया, दुनिया के तुड़े मुड़े वो दलित बच्ची जो आयरन करके सबके घरों में पहुंचाती थी, उस पर है ये। दुनिया के तुड़े मुड़े सपनों पर देखो, कैसे वह चला रही है लाल गरम स्त्री। जब इस शहर में नई आई थी, लगता था ढूंढ रही है भाषा ऐसी जिससे मिट जाएंगी सब सलवटें दुनिया की। ठेले पर लिए आयरन घूमा करती थी चुपचाप सारे मोहल्ले में। आती वो 4 बजे, जब सूरज हाथ बांधकर टेक लेता सर अपनी जंगाई हुई सी इस रिवॉल्विंग कुर्सी पर, और धूप लगने लगती एक इतना सा फुदना लड़की की लंबी परांदी का। कई बरस हमारी भाषा के मलबे में ढूंढा, उसके मतलब का कोई शब्द नहीं मिला। चुपचाप सोचती रही देर तक, लगा उसे स्त्री का यह अधसुलगा कोयला ही शायद शब्द उसके काम का, जिसको वह नील में डुबा कर लिखती है नंबर कपड़ों के, वही फिटकिरी उसकी भाषा का नमक बनी। लेकर उजास और खुशबू मुल्तानी मिट्टी और साबुन की बट्टी से, मजबूती पाटे से, धार और विस्तार अलगनी से, उसने एक नई भाषा गढ़ी। धो रही है देखो कैसे लगन और जतन से दुनिया के सब दाग धब्बे। उसके उस ठेले पर पड़ी हुई गठरी है पृथ्वी। आइए, अर्पण जी ने कुछ प्रश्न भेजे थे, इसके उत्तर भी देंगे। अच्छा, कुछ प्रश्न आए हैं, मैं उसके उत्तर देती हूँ। नहीं, ये अर्पण जी ने सुबह ही भेजे थे कि ये भी बोलना है। ठीक है, अब गपशप करते हैं थोड़ा सा। छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब देती हूँ। आप स्कूल के दिनों से कविताएं रच रही हैं, अपनी पारिवारिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में कृपया हमारे दर्शकों पाठकों को बताएं। तो मैं ऐसे शहर और ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पूरा शहर ही घर की तरह लगता था। मुझे कोई पराया भी होता है इसका एहसास नहीं हुआ। मेरे पिता माता दोनों आपस में भी प्रेम से रहते थे, और घर की उनकी अवधारणा थी कि घर जो है वो सिर्फ या रक्त संबंध और यौन संबंधों से नहीं बनता, आत्मा के रिश्तों से बनता है। और छोटे शहरों में जो भी पलते हैं उन्हें इसी अवधारणा पर पाला जाता है। और इस तरह से मेरे लिए पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग जिसको कहते हैं वो मैंने कभी नहीं सीखी। और चूंकि हमारे दादा नाना, मैंने पहले भी कहा, दोनों मज़ार भी जाते थे और
भक्ति के भी संस्कार उनमें थे और कविता के संस्कार थे, गणितज्ञ थे हालांकि मेरे नाना जी, और दादाजी तो खैर कवि ही थे, और दादा के पिता ने कैथी रामायण लिखी थी, तो कविता भी हमारी कुटियों में थी। पिताजी से रात को रोज उनकी कविताएं सुनते हुए हम सोया करते थे। दोनों तरफ से माँ पापा हम दोनों भाई बहनों को घेर के सोते थे और तरह तरह की कहानियाँ कविताएं सुनाती थी। उनकी लाइब्रेरी जो है वो आज तक हम दोनों भाई बहनों के लिए माँ बाप की गोद की तरह है। उसमें दुनिया की क्या किताबें नहीं हैं। अभी भी बीच बीच में कभी दीमक लग जाती है तो हम उससे झाड़ पोंछ करने जाते हैं उसका। और वो जीवन में कुछ भी, जैसे उनका कहना था कि एक सांस जैसे बाहर आती है और फिर उल्टे पर पाँव लौट आती है, उसी तरह हमें जीना चाहिए। एक कदम सार्वजनिक हितों के लिए और फिर लौट के अपने पास वापस, लौट के अपने पास अंतरंग संसार में वापस, अपनी खुदी के पास वापस, ताकि सोचने समझने का, प्यार करने का एकांत मिले, सबसे पढ़ने लिखने का एकांत मिले, और उस एकांत से जो अर्जित सत्य है उसे साझा करने का भी अवसर मिले। तो ये आवाजाही, जिसको उन्मेष और निमेष कहते हैं दर्शन की भाषा में, उनके जीवन से मैंने ये सीखा। और जनतांत्रिक बहुत थे वो लोग, और हंसमुख लोग थे, बहुत हंसमुख। हंसमुख लोग अक्सर जनतांत्रिक होते हैं क्योंकि हंसी जो है वो सारे पदानुक्रम एक झटके में तोड़ देती है। तो निराला की हंसी की तरह वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, देती थी सबको दांव बंद। तो उस तरह के परिवेश में मेरा जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई मतलब मज़े मज़े में हो गई। उसके बाद है कि कविता साहित्य की विविध विधाओं के प्रति क्रमशः बढ़ते गए अपने रुझान। क्रमशः एक बहुत सुंदर शब्द आपने कहा। पहले मुझे कविता जो एक कौंध में सत्य पकड़ती है, लेकिन कुछ जो सत्य होते हैं वो विस्तार मांगते हैं। तो पहले तो मैंने जैसे मैंने कहा आपातकाल के समय में पहली कहानी लिखी थी, जो कि मुझे मेरे पड़ोस के ही एक लड़के की कहानी थी, जो कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर उस आंदोलन में गया था। और उसके बाद वो दोनों, जो लोग ऊपर ऊपर थे वो तो कहीं कहीं पहुँचे, लेकिन जो लोग इमारत की पायदारी थे उनकी पढ़ाई लिखाई भी छूट गई और आंदोलन भी विफल ही हो गया। हर क्रांति प्रतिक्रांति हो जाती है, क्योंकि वो आत्मक्रांति को बल नहीं देती। कोई भी क्रांति आत्मक्रांति को बल देगी तभी वो प्रतिक्रांति में नहीं टूटेगी। ये मेरा अपनी एक समझ विकसित हुई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन से लेकर ग्लोरियस रेवोल्यूशन से लेकर, इसीलिए मैं इसको इतना स्त्री आंदोलन को बहुत महत्व देती हूँ कि स्त्री आंदोलन जो है वो बहुत अहिंसक आंदोलन है और मनोवैज्ञानिक युद्ध है, और वो प्रतिक्रियावादी नहीं है। इसने हमेशा अपने आंचल के नीचे एक बृहत्तर मुद्दा रखा है। जैसे लिबरल फेमिनिस्ट्स ने हमेशा निशस्त्रीकरण का मुद्दा रखा था, अश्वेत नेग्रिट्यूड का रेडिकल फेमिनिस्ट ने मुद्दा रखा था। अभी भी हम उग्र बाजारवाद और मार्केट फंडामेंटलिज्म के अलावा हर तरह के फंडामेंटलिज्म का विरोध करते हैं। परिवेश, स्त्री पुरुष और प्रकृति तीनों के बीच साहचर्यजन्य स्नेह रहे और एक दूसरे को तीनों सहारा दें। ये जो इको फेमिनिस्ट सिद्धांत है, ये भी जो मुझे लगता है कि जहाँ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी और धीरज से बात सुनने और समझाने का धीरज होगा, वहाँ पर आत्मक्रांति घटती है। और जो बुद्ध कहते थे कि बुद्धत्व के बीच सब में है, मुझे कुछ ऐसे चरित्र आकर्षित करते रहते थे जो पारभाषक होते थे, जिनकी लोग बहुत निंदा करते थे, मगर मुझे लगता था कि बुद्धत्व के बीच उनमें भी होंगे। तो कविता से मेरा काम नहीं, हालांकि मैंने कविता चरित्र काव्य बहुत लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे कस्बे का शेक्सपियर शिक्षक एक मेरी कविता है, और भी तरह के चरित्र, तरह तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल चरित्रों पर कविताएं मैंने लिखी हैं अपने मोहल्ले वगैरह के और छोटे छोटे। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि कुछ, जैसे कोठे पर एक मेरी यहाँ हमारे मुजफ्फरपुर में बहुत सुंदर बहु बाजार बहुत प्रसिद्ध और बड़ा है, उनके कोठे की एक लड़की थी मासूमा नाज, जो मेरी क्लासमेट थी। उसका चरित्र मुझे इतना ज़्यादा मुतासिर करता था कि मैंने बीए में जो पहला उपन्यास लिखा उसी के चरित्र के आसपास लिखा।
चुप रहती थी, उसकी चुप्पी इतनी आकर्षक थी और कितना वो झेलती थी, ये मैंने बाद में पूरी कहानी में कैसे बताऊं। लेकिन उसको लेकर दोबारा भी मैंने जब 10 बारी का पिंजरा लिखा तो फिर वो चरित्र मेरे सामने आ गया। आपने आगे भी लिखा है कि कभी कभी दोबारा कैसे 2-3 बार धक्का देते हैं वो चरित्र, जैसे समुद्र का की लहर होती है बार बार धक्का देती है, वैसे कुछ चरित्र बार बार हर खिड़की से। सत्य एक ऐसा हीरा है जिसके कई आयाम होते हैं, तो हीरे को हर आयाम से देखने की ज़रूरत होती है। इसलिए भी कभी कभी मैंने उपन्यास बीच में लिखे। मुझे लगा कि एक कौंध में कविता बात कह रही है, लेकिन फिर भी कुछ है जो विस्तार मुझे देना है। तो मेरे घर के सामने एक भोला दर्जी रहता था। वो क्या करता था कि वो अपने जो वैसे तो कपड़े सिलता था, लेकिन जो कतरने होती थी उससे अपने बच्ची की गुड़िया बनाता था। मेरे लिए गद्य और उपन्यास कतरन से सिली हुई गुड़िया ही है। वैसे तो मुझे कविता लिखने में मेरे सहज प्रवृत्ति कविता की ही है, लेकिन वो जो कतरनें बच जाती हैं जीवन की, उनसे मैं कुछ और एक नैतिक वर्ग पहेली, जिसको मॉरल इंक्वायरी कहते हैं, डीप इनटू द हार्ट ऑफ थिंग्स, तो वो मुझे लगता है कि वो कभी कभी चारों तरफ से खोदना पड़ता है, सत्य को समझना पड़ता है। उसके लिए मुझे इतिहास दृष्टि और जीवन दृष्टि का विस्तार चाहिए होता है। तो कभी कभी इस तरह से मैं आपातकाल के समय में गद्य की ओर गई थी, और जैसे जैसे मुझे पारिभाषिक चरित्र जहाँ जहाँ मिलते रहे, इतिहास में, मिथकों में, आसपास के जीवन में, अभी अमीर खुसरो में, जैसे अमीर खुसरो तो भी हमारे घर के ही व्यक्ति थे, क्योंकि हमने मसनवियाँ उनकी, बाबा मेरे जैसे फारसी जानते थे, पिताजी भी थोड़ी जानते थे, मसनवियों से परिचय कराया था। लेकिन सबसे पहले मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के मुँह से सुना था कि अगर मुझे फारसी आती तो मैं अमीर खुसरो पर कुछ लिखता। बचपन में सुनी हुई बात मेरी समझ में खास आई नहीं, लेकिन बाद में मुझे जब अवसर मिला कुछ पढ़ने का, मसनवियाँ, और अपने घर, अपने ही आसपास जितनी धार्मिक तनातनी हमने देखी, तो हमने कहा कि जो काम प्यार से हर धर्म का एलसीएम निकालिए तो यही होगा कि आप प्रेम से संवाद करें। प्रेम ही जीवन का सत्य है। और ये जो करते हैं लोग, मतलब धर्म के नाम पर ये क्या वितंडा करते हैं, लड़ाते हैं एक दूसरे को। मुझे लगता है कि जैसे मोगली था ना, आदमी का बच्चा था, उसको भेड़िया ले गया था और भेड़िए ने उसको अपने ढंग से पाला। उसी तरह से हमारे धर्म को, जो बहुत मानवीय संवेदना के साथ पैदा हुआ होगा, मनुष्य उसको भेड़िए ले उड़े। तो हमारा जो सांस्कृतिक संवाद होना चाहिए दूसरी संस्कृतियों से, अब जो हुए लड़ाई काट मार हुई वो हुई, लेकिन जो भी आपके यहाँ आके बस गया, सांस्कृतिक संवाद कीजिए उससे। उसे लड़ा के भगाने से क्या फायदा। उसको मतलब ये नहीं कि तुमने मेरा पानी जूठा नहीं किया तो तुम्हारे पिता ने किया होगा, तुम्हारे बाबा ने किया होगा, ये तो कोई बात करने का ढंग नहीं है। इसीलिए मैं उपन्यासों में जब मुझे एक चरित्र को बहुत दृष्टिकोणों से समझने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उपन्यास लिखती हूँ, नहीं तो कविताएं ही लिखती हूँ। मेरा मन उसमें रमता है। आप उन रचनाकारों में शामिल हैं जो एकाधिक विधाओं में, ये तो मैंने कह दिया। उसके बाद स्त्री सुलभ कई चाक्षुष व्यंग आपकी कविताओं में सहज आते हैं। उसमें सृष्टि और उसके प्रति राग, और उसके बाद थोड़ा सा आक्रोश। अच्छा, ये कहने का इनका मतलब है कि आक्रोश और राग दोनों मिलके कैसे बहते हैं। ये तो भाई जीवन का नियम है। सत्य जो है उसके दोनों आयाम होते हैं। और मोक्ट, पहले के 9 रस जो थे वो अलग अलग छीकों पर टंगे रहते थे, अलग अलग घड़ों में। मॉडर्निज्म नाम का भूकंप आया, विस्थापन, और उसके बाद मास एक्सोटस के कई प्रसंग आए, बहुत विभाजन हुआ, बहुत तरह के जन आंदोलन हुए, जिसमें 9 रसों के अलग अलग जो घड़े टंगे थे वो टूट गए और सभी रस एक दूसरे में बहकर मिलके बहने लगे। एक तरह से मॉकटेल सा तैयार हो गया। और डिस्कॉर्डिया कॉनकॉर्स का जो सिद्धांत है कि जीवन, आदमी के, मनुष्य की बनावट, दिमाग की बनावट ऐसी है कि उसमें एक साथ वो गहरे से गहरे प्रेम में डूबा हो तभी भी उसको पैसे की चिंता सता सकती है। कोई किसी पर अन्याय कर रहा हो तो उसकी चिंता सता सकती है। वो कई तरह के सत्य एक साथ समेटता है। जब ये रियलिटी, जब ये यथार्थ है, तो फिर हमारी कविता में 2-3 तरह के रस एक साथ क्यों नहीं बह सकते। करुणा भी होती है और आक्रोश भी, दोनों मिलकर ही कविता का वितान, वो दोनों की ओर आवाजाही होती ही है। ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस अगर नहीं होंगे
तो हमारी जो कविता है वो थोड़ी सी अभी के यथार्थ से कटी हुई होगी। जब जीवन सरल नहीं है तो कविता मार्मिक या साहित्य मार्मिक क्षणों का प्रति संसार रचता है, लेकिन उसका एक पक्ष नहीं रचता। वो कई पक्ष उसके एक साथ सामने आते हैं। और प्रेस्क्रिप्टिव तो कुछ नहीं होता, आपको जो पक्ष मानिए जो भावे, मोहे तो है ना तो अनोक मानिए जो भावे, जिसको जो समझ में आए। मुझे जो समझ में आया जीवन, मैंने उसको उस तरह रखा। आपको जैसे ग्रहण करना आप ग्रहण करिए। एक तरह से अलाव को घेर के जैसे लोग बैठते हैं और जो ही सोई कछु भावे भाव से सब सहज बात करते हैं। हमारा अर्जित, हमारी आप बीती और हमारी जग बीती का हमारा जो वर्जन है, हमने आपको कहा। और वो अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स है ही। और वैसे भी ह्यूमर के साथ, विट के साथ कहने से बात की धार, मुझे लगता है तीखापन खत्म हो जाता है। इसलिए भी एक तरह से कहने का ढंग अच्छा ही है। मतलब मुझे लगता है विरुद्धों का सामंजस्य जो है मेरे काम की चीज़ है, तो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके अलावा और दूसरी बात है कि हमने संवाद नहीं छोड़ा। हमें पुरुषों से हम प्रेम करते हैं, हम उनका हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भेड़ भेड़िया का रिश्ता न रहे स्त्री पुरुष में। हमें उनसे उम्मीद है कि वो रामगुप्त से उबरकर चंद्रगुप्त की मनोदशा में आएंगे और नई जो स्वामिनियाँ हैं उनको उनके समझ का गोइया मिलेगा, मंचिता पुरुष मिलेगा। तो ये जो मतलब राग द्वेष पीड़ित ये संसार है, उसमें संवाद तो होने ही चाहिए। और संवाद में कई तरह के प्रीति कला के कई रंग आते ही हैं। और आपके लिखे और बोले में विस्थापन की चर्चा बार बार आती है। हाँ, साहित्य में विस्थापन पर है ये प्रश्न। ऐसा है कि हम सब पहले तो काल के निस्सीम जल में सांस की छोटी लहर गुनगुनाती जा रही है। पहले तो केवल काल बहता था, अब हमारे पाँव की जमीन भी बहने के नीचे की जमीन ही खिसक गई है। हम सब जहाँ बह रही है जमीन हमारे भीतर। तो ऐसे में दो तरह से होता है। एक तो होता था विस्थापन के बाद भी मास एक्सोडस हुआ, बहुत तरह की राजनीतिक विस्थापन भी होते हैं। और हमने जो विस्थापन देखा वो विस्थापन भूमंडलीकरण के बाद का था। नौकरी और बेहतर रोजगार और नौकरी और बेहतर शिक्षा की तलाश में गांव से शहर, शहर से महानगर और उसके बाद बच्चे जो हैं वो बाहर भी गए। तो इस तरह के विस्थापनों में क्या होता है कि ये एक तरह से सेकेंड रेट सिटीजन होकर जब आप कहीं रहते हैं तो आपकी गठरी आपके पीछे होती है, आपकी जातीय स्मृतियों की गठरी, आपकी अपने जो लोकाख्यान है उनकी गठरी, वो आपके जीवन का पाथेय होती है। और उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए कोई अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता। वही तो आपके जीवन की ऊर्जा है, का वो है, स्रोत है। तो उसको ये हमारे यहाँ नहीं हुआ, या अफ्रीकी लेखन में भी हुआ। और जितने भी विस्थापित लेखक हैं हमारे यहाँ जो कहीं से कहीं उखड़ कर आए हैं, जड़ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अब तक इधर से उधर हैं, उधर से इधर हैं, वो और कहीं के नहीं हैं और शायद इसलिए सब जगह के हैं। वो एक ख़ास तरह से उखड़े हुए लोग जिसको कहते थे, राजेंद्र यादव का ये शब्द है, उनका उपन्यास है। तो ये उस समय से लेकर अब तक विस्थापन के रंग बदले हैं। हमारे समय में पहले परदेशी पिया ही हुआ करते थे। जैसे चित्रिलोचन की कविता में चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती में चंपा कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे, क्योंकि वो जितने पिया हैं कमाने गए हैं और वहाँ उन्होंने किसी और के साथ अपना रागात्मक संबंध कायम कर लिया तो बजर गिरे। ऐसे अब स्त्रियाँ भी खुद कमाने के लिए, अकेली गृहस्थी चलाने के लिए अलग अलग रहती हैं। पहले संयुक्त परिवार टूटे, एकल परिवार भी अब टूट गए, मतलब टूटे नहीं भी हैं। एक बहुत, मैं ऐसे नहीं कहती, जो जिसको आजकल रिमोट कंट्रोल मैरिजेस कहते हैं, दोनों दो जगह पोस्टेड हैं।
फिर भी उन दोनों में जैसे नीलेश रघुवंशी की बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे लोगों ने नए भाव से कविताएं लिखी हैं। इस नए अनुभव पर प्रेम रहता है, प्रेम किसी न किसी रूप में रहता है, लेकिन नए तरह के अनुभव से जुड़ जाते हैं। और ये एक ख़ास तरह का एक बहुत तरह से नए तरह के सत्य का संचार कविताओं में होता है, और बहुत ह्यूमर के साथ लोग अपनी नई स्थितियों पर हंसते हैं। और बच्चों का भी, लॉकन की, बेबीज़ की स्थिति पर भी बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी गई हैं, और बच्चे भी बहुत नई तरह की स्थितियों से गुजरते हुए नई तरह की कविताओं का पात्र बन रहे हैं, कहानियों का पात्र बन रहे हैं। अब जो आपका बंटी था वो बहुत तरह से बड़ा हो गया है और नई तरह की स्थितियों में है, और नई स्थितियां जो हैं उसको भी नए ढंग से हम विस्थापित लोग कर रहे हैं काम उस पर। तो अब उसके बाद बुद्ध और थेरी की गाथाओं की बात तो हो गई, मैंने शायद कर दी गपशप करते हुए। अच्छा, एक साथ कई पीढ़ियों से संवादरत है। हाँ, संवाद तो मैं भाषण, स्त्री भाषा की ताकत ही है संवाद धर्मिता, और वो बूढ़ों से भी उतनी ही गपशप कर सकती है जितनी बच्चों से। बतरस का शहर, आंखों का दूध, गुप्त ने कहा था आंखों में है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उसके अलावा बतरस का शहर, ये तीन जो महासव हैं जीवन के, स्त्री भाषा में उसकी रवानी भी होती है, उसका चरपरापन भी होता है, और उसका माधुर्य भी होता है। इन सब के साथ स्त्रियां बात कर सकती हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में हृदय की बात कर पाना, पर्सनल और पॉलिटिकल के बीच का पदानुक्रम झाड़ पाना, और सबको एक चटाई पर बिठा पाना, ये इतना आसान भी नहीं है। लगता है बहुत आसान, लेकिन है नहीं। इससे बड़ा जनतांत्रिक कुछ हो नहीं सकता कि आप ऐसे रूपक तैयार करें जिसमें पदानुक्रम का कॉस्मिक कॉमनप्लेस के बीच में जैसे टूटता है, वैसे पर्सनल पॉलिटिकल के बीच में, आप बीती जग बीती के बीच में, शहराती और गंवई के बीच में, वही जगत और अंतर जगत के बीच में टूट जाए, और मौन मधु हो जाए आने के पहले। एक तरह से सारा कम्युनिकेशन चैनल, जैसे रोम रोम होता क्या है साहित्य में कि अगर हम हृदय खोलकर बात करते हैं, सच बोलते हैं, बात नहीं बनाते, क्योंकि अगर बात बनाई जाती है तो वो हृदय में नहीं आती। आप अगर बात बना के बोलेंगे तो किसी का हृदय बहुत अजब चीज़ है, उसका अपना विवेक पक्ष होता है उन्नत, वो कभी बनाई हुई बात से प्रभावित नहीं होता, और वो कई बात मर्म में बात प्रवेश करेगी जब वो अर्जित सत्य होगा। रेडीमेड आप खरीद के नहीं ला सकते सत्य कहीं से। अगर वो आपका अर्जित सत्य है और आप हृदय खोलकर अपने सारा अंतरंगता से आप किसी के साथ कह रहे हैं, तो उसके मन की खिड़की खुलती है और वह भी कुछ कहने को प्रस्तुत होता है। उसके बाद संवादमुखी ये समाज होता है होना, और स्मृतियों और सपनों के बीच में भी एक तरह का की आवाजाही, एक क्रॉस वेंटिलेशन शुरू हो जाता है। ये बहुत सुभग स्थिति है। पूरा साहित्य दुनिया का यही कोशिश कर रहा है कि पदानुक्रम टूटे, एक ऐसा समाज बने जब सब मैजिस्ट्रेट की भाषा न बोले, भाषण धर्मिता न बोले, न भाषण धर्मिता छोड़ के संवाद धर्मिता की ओर आए, और जो भी जिसके जीवन का सच है उसे वो खुल के वो बोल सके। ऐसा सेंसरशिप ना हो कि हमें मन में रखनी पड़े। कभी कभी बाहरी सेंसरशिप नहीं भी रहता है तो आत्मदमन होता है, उसको भी धीमे धीमे खुलने की। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि आदमी को जितना मन नहीं करे तो नहीं बोलना, लेकिन कभी इंतजार करे तो कभी जो पात्रता होगी सामने वाले में सुनने की, सच सुनने की पात्रता होगी, तो बोलने वाला बोलेगा। और जिस दिन सुनने वाला और बोलने वाला एक धरातल पर आके बात कर सके, उस दिन हम एक ऐसे महास्वप्न की ओर के चरितार्थ होने की ओर जा सकेंगे जो हम सब के मन में जाने कितनी सदियों से उमड़ता घुमड़ता रहा है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, ये कोई के सवाल इतने थे।
कर लूँ क्या नाम से। नीचे कुछ तो नहीं आ रहा है ना प्रश्न वगैरह? नहीं, हो गया है। देखिएगा एंड वीडियो लाइव होगा वो दबाइएगा, क्या आ रहा है? फिनिश दबा। समाप्त करना है ना उसे? हाँ, एंड वीडियो लाइव दबाइए और शेयर दबाइए। क्या लिखा हुआ है नीचे में? कुछ आ रहा है लिखा हुआ? फिनिश आ रहा है। एंड वीडियो फिनिश का आ रहा है, फिनिश का क्या आ रहा है? फिनिश का आ रहा है, फिनिश दाबने के लिए।